नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर किरण चौधरी। अपना जो संस्कृत विषय है विशेषण उसके बारे में अपन बात करेंगे। और जैसा कि आप सब जान रहे हो कि वर्तमान में हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो सारी स्थगित हो चुकी हैं, तो आपके हित को ध्यान में रखते हुए हम अधिगम क्लास में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। अधिगम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम रीट के सिलेबस के लिए संस्कृत विषय जो आपके 30 नंबर का जो पेपर आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस 30 नंबर के पेपर में हम संस्कृत विषय में कौन कौन से बिंदु क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट कितने नंबर के होंगे, फिलहाल हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से विषय का किस पड़ाव तक या कहाँ तक अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत सब्जेक्ट कक्षा 10 तक प्रत्येक विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ता है, परंतु कक्षा 10 के बाद संस्कृत विषय जिसकी इच्छा होती है वही ऐच्छिक विषय के रूप में लेता है, बाकी अपने अन्य अन्य विषय में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों में एक फोबिया रहता है कि मैं संस्कृत को कैसे कर पाऊंगा, मेरे को तो संस्कृत आती ही नहीं है। संस्कृत के नाम से अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि संस्कृत बहुत ही सरल और एक निश्चित क्रम में पढ़े जाने वाला विषय है। और इस पर आपको ये बता दें कि कक्षा में सबसे पहले विद्यार्थी का अपने आप में आत्मविश्वास और अपने आप को कक्षा में बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। संस्कृत विषय से घबराएं नहीं। संस्कृत पढ़ने के लिए हमें ये जानना होता है कि हम तो पहले से ही इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी विषय भी 30 नंबर का आएगा, संस्कृत भी 30 का आएगा। अब हिंदी और संस्कृत दोनों को कई विद्यार्थी एक समझ लेते हैं कि संस्कृत पढ़ लेंगे तो हिंदी भी कवर हो जाएगी, हिंदी को पढ़ लेंगे तो संस्कृत भी कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको बता दिया जाए कि संस्कृत का जो पेपर है वो आपका संस्कृत माध्यम में आता है और आप पेपर देखकर ही कहते हैं ओ संस्कृत तो मेरे को आती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है जो सबकी जननी है। संस्कृत भाषा सभी विषयों की जननी मानी जाती है, जिसमें आप देखते हो कि हर भाषा के अंतर्गत उसका कोई ना कोई प्रारंभिक पड़ाव होता है। और संस्कृत विषय का भी एक ऐसा प्रारंभिक पड़ाव है जिसको हम शुरुआत करेंगे, जिसको अपन हिंदी में बोलें तो 0 से शुरू करते हैं और लास्ट तक हम 30 तक पहुंचते हैं। तो हमारा जो रास्ता होता है, हमारा जो मार्ग होता है, वही हमारा सिलेबस होता है, वही हमारा पाठ्यक्रम होता है। और इस पाठ्यक्रम की परिचर्चा करने से पूर्व मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? कोई भी छात्र जो रीट की तैयारी कर रहा है उसको 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती हैं। भाषा क्या होती है? विचार विनिमय का वाचिक साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचार विनिमय का, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा होती है। संस्कृत में बात करें, व्यक्तावाची वर्णाम येषाम तम इमे व्यक्तवाची, जो मेरी अभिव्यक्ति को समझे या दूसरे की अभिव्यक्ति को मैं समझता हूँ, ये जो कम्युनिकेशन, ये जो आदान प्रदान होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा शब्द भाष धातु से निर्मित होता है। भाष धातु में टाप प्रत्यय लगता है। टाप प्रत्यय ट आ प इसमें जुड़ता है, आ शेष रहता है। तो भाष धातु और टाप प्रत्यय से मिलकर किसका निर्माण होता है? भाषा का। टाप प्रत्यय से बनने वाला प्रत्येक शब्द स्त्रीलिंग होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होता है।
भाषा की प्रारंभिक इकाई संकेत भाषा होती है। रीट में प्रश्न आया, भाषा की प्रथम इकाई कौन सी होती है? तो संकेत भाषा भाषा की प्रथम इकाई होती है। संकेत भाषा से हम देखा जाए तो वर्तमान में इसको चल और अचल दोनों रूपों में प्रसारित किया जाता है और भाषा के मूल रूप से दो अंग होते हैं। भाषा के कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, कोई भी भाषा होती है उसके दो अंग होते हैं, एक साहित्य और एक व्याकरण। साहित्य और व्याकरण, साहित्य वो होता है जो भाषा में रुचि उत्पन्न करता है, हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है, और व्याकरण वो होता है जो भाषा में शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाता है। क्या सही है क्या गलत है, शुद्ध अशुद्ध की पहचान कौन करवाता है? व्याकरण। रीट के सिलेबस में भाषा का एक अंग है, कौन सा? व्याकरण। और व्याकरण को हम यहाँ पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। हम ये निश्चित तौर पे जान लें कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए कहीं से तो कोई शुरू करता ही है, तो आप सब इस बात के लिए प्रोवाइड रहें कि मैं संस्कृत को इस लेवल से शुरू करूंगा कि उसमें 30 में से 30 नंबर मैं आसानी से ला सकूं। आप कई से विद्यार्थियों से जो पीछे रीट के पेपर दिया है, सब विद्यार्थी ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे संस्कृत में 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था संस्कृत में मैं इतना कर सकता हूँ। तो आप सबको भी मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप डटे रहें, रुके रहें और पढ़ते रहें निरंतर रूप से। हम आपको ये जो बीच में समय ऐसा आ गया जिसमें हर विद्यार्थी के मन में हो गया क्या होगा, अब क्या होगा, तो उसके लिए हमने आपको अवगत करवाया और कोई ना कोई माध्यम अवश्य निकाल लिया जाता है। तो हमने ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो माध्यम शुरू किया है उससे आपका प्रत्येक विषय और प्रत्येक टॉपिक निरंतर सही समय पर पूरा करवा दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं व्याकरण, जो रीट का सिलेबस होता है व्याकरण, वहाँ से। तो आप देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर व्याकरण होता क्या है। जो रीट का पेपर होता है उसमें विषयात्मक प्रश्नों की बजाय व्यवहारिक प्रश्नों के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण कौन से लिंग का शब्द है, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, ये सारी बातें हम जानकर ये देखते हैं। जब हम पूरे सिलेबस को जानेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में हमारा जो सिलेबस है उसका नाम ही क्या रह जाएगा? भाषा। क्योंकि भाषा की पहचान किससे होती है? भाषा की पहचान वाक्य से होती है। भाषा की पहचान किससे होती है? वाक्य से होती है। और ये जो वाक्य है ये किससे बनता है? वाक्य बनता है पद से, और पद बनता है शब्द से, और शब्द बनता है वर्ण से। वाक्य बनता है पद से, पद बनता है शब्द से, शब्द बनता है वर्ण से। वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका कोई और टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसका कोई और विभाजन नहीं हो सकता है। अतः भाषा की सबसे प्रारंभिक इकाई तो होती है वर्ण, और सबसे अंतिम इकाई होती है वाक्य। इस वर्ण से इस वाक्य तक पहुंचना ही हमारे रीट का सिलेबस माना जाता है, और उसमें संपूर्ण व्याकरण समाहित होती है। ये जो व्याकरण शब्द है ये संस्कृत में वी और आंग
ये दो हैं उपसर्ग, क्री धातु, ल्युट प्रत्यय, यानी वी और आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। ल्युट प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव नपुंसक लिंग होता है। ल्युट प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। तो व्याकरण कौन से लिंग का शब्द होगा? नपुंसक लिंग। वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है। तो व्याकरण में क्या होता है? उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, शब्द रूप, समझ रहे हो? अव्यय जिनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, कारक, समास, संधि, यही तो आपका सिलेबस होता है। और इसको हम एक कड़ी से, एक चरणबद्ध तरीके से यदि समझना चाहें तो कोई बहुत कठिन बात नहीं है। व्याकरण को पढ़ना बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, हम इस बात से वाकिफ रहें कि व्याकरण शब्द, व्याकरण होती है, कभी नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण सदैव कौन सा होगा? नपुंसक लिंग। ल्युट प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव नपुंसक लिंग होता है। ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहता है। ल्युट प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यू। और युवोर नाको सूत्र से, युवोर नाको सूत्र से इस यू के स्थान पर अन हो जाता है। ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहता है। युवोर नाको सूत्र से यू के स्थान पर अन हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ल्युट के स्थान पर क्या हो जाएगा? अन। क्री धातु जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा तो सिलेबस व्याकरण में यही प्रत्यय उपसर्ग यही रहेगा, प्रत्यय को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब हम ये बात सीखेंगे कि धातु के कोई कृदंत प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें गुण अथवा वृद्धि क्रिया होती है। तो देखिए, इस क्री धातु के जब ल्युट प्रत्यय जुड़ता है तो री को गुण होता है। और हम जानते हैं कि री को गुण होगा तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर। तो यहां क्या बन जाएगा? कर। ये अपने आप में पूरा टॉपिक आएगा, पर फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि आखिर ये व्याकरण है क्या। वी और आंग उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से 22 उपसर्ग होते हैं। वी और आंग कौन से में होता है? व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं? वी और आंग। 22 उपसर्गों में सभी उपसर्ग मूल अवस्था में प्रयुक्त होते हैं, केवल आंग उपसर्ग को छोड़कर। आंग उपसर्ग में ng की संज्ञा होकर लोप हो जाता है और आ शेष रहता है। तो हम देख रहे हैं यहां से क्या शेष रह गया? आ। और ये कौन सा उपसर्ग है? वी। इन दोनों में संधि हो गई। वह में मात्रा है ई की और ई के आगे क्या है? आ। ई के बाद में असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर
ई को यणची सूत्र से य हो जाता है, यानी यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? यण। तो देखिए वह में से ई निकाला, वह कैसा रह गया? आधा। ये क्या बचा? य की मात्रा किसकी लगेगी? आ की। तो ये क्या बन गया? या। इधर क्या है? कर, रे। ये क्या है? अन, ए रे में जुड़ा रे। रसाभ्याम नोण समान पदे, जहाँ री रश होते हैं वहाँ न के स्थान पर क्या हो जाता है? ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ण। ल्युट प्रत्यय से बना हुआ शब्द नपुंसक लिंग होता है, तो अतो अम, यानी जहाँ ए होता है वहाँ पर क्या बन जाता है? अम, और शब्द बनता है व्याकरणम। अब देखिए, आप हमने सिर्फ एक शब्द को समझाया। किसको? कि व्याकरण क्या होती है। अब देखिए इसमें से कितनी बातें आपको पूछ सकते हैं। व्याकरणम, यह कौन से लिंग का शब्द है? नपुंसक लिंग का। व्याकरणम में कौन सी धातु है? क्री धातु। व्याकरणम में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। व्याकरणम शब्द में कौन से उपसर्ग हैं? बी और आ। आ उपसर्ग संस्कृत में नहीं होता है। आंग का शेष क्या बचता है? आ। तो ध्यान रहे, इस व्याकरणम शब्द को हम जानने के बाद ये जानते हैं कि भाषा में इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, भाषा में इसकी क्या पहचान होती है। तो देखिए, शब्दानुशासनम, व्याकरणम। शब्दों के अनुशासित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी इस बात को ध्यान से समझें, उपसर्ग, ये तो पता है कि व्याकरण में वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, परंतु शब्दानुशासन, अनुशासित रूप में लिखने को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी उपसर्ग सदैव धातु के पूर्व में जुड़ते हैं और प्रत्यय सदैव अंत में जुड़ते हैं। अगर हम प्रत्यय तो ल्युट लिख दें, परंतु अगर प्रत्यय को क्री से पहले लिख दिया जाए तो परिभाषा क्या हो जाएगी? अनुशासित नहीं है, यानी परिभाषा गलत हो जाएगी। अनुशासन में लिखना ही क्या कहलाता है? व्याकरण। यानी व्याकरण को लिखने का एक तरीका होता है, अपने आप में एक क्रम होता है, उस क्रम को पढ़ेंगे हम। तो देखिए, व्याकरणम, व्याकरण शब्दों के अनुशासित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण। पाणिनि ने इसकी परिभाषा यह कही है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। जो विशिष्ट शब्दों का निर्माण करता है, जो विशिष्ट शब्दों की रचना करता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक जिसकी इकाई है वो ध्वनिबद्ध हो, और लिखित
जिसकी इकाई कैसी हो, लिपिबद्ध। यानी हम ये नहीं जानते कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। तो मौखिक भाषा वो होगी जिसके वाक्य ध्वनिबद्ध होंगे और लिखित भाषा वो होगी जिसके वाक्य लिपिबद्ध होंगे। प्रत्येक जो व्याकरण होती है, कोई भी व्याकरण, जैसे हम ये कहें प्रत्येक का मतलब यहाँ क्यों आता है, क्या व्याकरण तो एक ही होती है, अलग अलग तरह की व्याकरण होती हैं क्या? तो बिल्कुल अलग अलग विषय में अलग अलग, जैसे हिंदी में हिंदी की व्याकरण होगी, संस्कृत में संस्कृत के होंगे, अंग्रेजी में अंग्रेजी की ग्रामर होगी। तो कोई भी जो व्याकरण होती है, उस व्याकरण में सबसे पहले जो शब्द होता है वो क्या माना जाता है? क्रमता। यानी प्रत्येक व्याकरण को किसके माध्यम से अध्ययन किया जाएगा, किसके माध्यम से पढ़ा जाएगा? क्रमता के माध्यम से। तो हम कह रहे हैं कि जो शुद्ध शब्दों की रचना करता है, शुद्ध शब्दों का निर्माण करता है तथा शब्दों को अनुशासित रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। संस्कृत में व्याकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है वैदिक व्याकरण और दूसरी मानी गई है लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। अब रीट का विद्यार्थी के मन में तो ये आता है कि वेद ये तो हमें तो आते ही नहीं है। नहीं, वैदिक व्याकरण यानी हमें एक सामान्य परिचय के तौर पे देखा जाए तो वेदों में जो शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाया जाए उसे क्या कहेंगे? वैदिक व्याकरण। और जो वर्तमान में प्रायोगिक है उसे हम क्या कहेंगे? लौकिक व्याकरण। यानी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के पूर्व तक का जो समय माना गया है वो वैदिक काल माना गया। उसमें वैदिक व्याकरण का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से लेकर अब तक की जो व्याकरण है वो कौन सी मानी जाती है? लौकिक व्याकरण। ये जो वैदिक व्याकरण है ये पाणिनीय शिक्षा नामक रचना पर आधारित है। पाणिनीय शिक्षा पर कौन सी व्याकरण आधारित है? वैदिक व्याकरण। और अष्टाध्यायी पर कौन सी व्याकरण आधारित है? लौकिक व्याकरण। अष्टाध्यायी पर है लौकिक व्याकरण और पाणिनीय शिक्षा पर कौन सी है? वैदिक व्याकरण। हम संपूर्ण व्याकरण के माध्यम से इसका एक सामान्य व्यवहारिक परिचय को किसमें बांधेंगे? क्रमता में। और इसका सबसे बड़ा चीज यही तो होती है कि संस्कृत में आप इन चीजों को व्यवहार से समझेंगे तो शुरुआत में हमें लगता है कि यार हम तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ इसमें उलझ रहे हैं, क्या हो रहा है, हम किसको छोड़ देते हैं? क्रमता को छोड़ देते हैं। हमने सबसे पहले संधि को पढ़ लिया, उपसर्ग को पढ़ लिया, प्रत्यय को पढ़ लिया। नहीं, हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। हमें सबसे पहले इसके बेसिक जो होता है, आधार जो होता है, इसको हमें समझना होगा कि आखिर ये व्याकरण क्या है, कहाँ से शुरू हुई है। तो हम देखेंगे सिस्टम से चलेंगे, एक क्रम से चलेंगे तो एक निश्चित इकाई पर हम अवश्य पहुँच जाएंगे। तो देखिए, पाणिनीय शिक्षा पर वैदिक व्याकरण है और अष्टाध्यायी पर लौकिक व्याकरण है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैदिक व्याकरण जो पाणिनीय शिक्षा पर आधारित है, इसकी जो रीट में इसकी क्या प्रायोगिकता है। तो इसमें जो व्यवहारिक जो वर्ण है, जो प्रथम पड़ाव आता है इसका, वर्ण विचार जिसको हम बोलते हैं, तो आप रीट के सिलेबस में पहला ही टॉपिक आता है वर्ण विचार। और उसमें सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं? पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण कति वर्णाः सन्ति? और उसमें ऑप्शन सही था 63-64। जब हमें यही नहीं पता कि पाणिनीय शिक्षा क्या होती है तो हम सबसे ज़्यादा भ्रमित कहाँ हो जाएंगे कि ये जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं इनका नाम है पाणिनि। तो हम सोचेंगे पाणिनि के अनुसार वर्ण को पूछा गया, जबकि हमें क्या पूछा जाता है? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 63 या
64। हम ये देखेंगे कि 63 या 64 जो वर्ण होते हैं उनको किस क्रम से हम जानते हैं, किस क्रम से हम पढ़ते हैं। तिरसठ या 64, इनको हम जिस भी क्रम से देखेंगे जिसमें अपन वर्ण होते हैं, वर्णों का विभाजन होता है, वर्ण की क्या क्या, कौन कौन से वर्ण के क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से की क्या प्रासंगिकता होती है, तो उसके आधार पे देखा जाए तो वर्ण 63-64 में कौन कौन से किस किस रूप में विभाजित होते हैं। हमने दो नाम सुन रखे हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं। बाकी स्वर हम 13 को गिनते हैं और व्यंजन हम 33 को गिनते हैं। इसके अलावा कई वर्णों का तो हमें यही ज्ञान नहीं होता है कि आखिर ये क्या होता है, ये चिन्ह क्या होता है। तो सारा आप देखोगे तो 63 और 64 वर्ण किस आधार पर किए गए हैं, इनका हम निर्धारण करेंगे। इनको एक इकाई के रूप में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे स्वर। स्वर मात्रा के आधार पर 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत किसके आधार पर है ये? मात्रा के आधार पर। मात्रा क्या होती है? मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण काल को। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने भागों में विभक्त होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिनमें 5 तो ह्रस्व स्वर होते हैं, 8 दीर्घ स्वर होते हैं और 9 प्लुत स्वर होते हैं। जो एक मात्रिक होता है, जिसको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय यानी एक पल का, एक क्षण का समय लगता है, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। द्विमात्रिक, ह्रस्व से दुगुना समय लगने वाला दीर्घ, और तिगुना समय त्रिमात्रिक कौन सा होता है? प्लुत। देखिए, ए, ई, उ, री, री, आ, ई, उ, दीर्घ री, ए, ओ, आई, औ। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ए, ई, उ, री, री, इसमें जो उच्चारण काल है वो एक मात्रा का, यानी एक श्वास में हम बोलते हैं ए, ई, उ, री, री, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाएगा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व को हम लघु स्वर कह सकते हैं, लघु को हम ऋजु स्वर कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। दीर्घ स्वर, ए को दुगुने समय में बोलेंगे आ, ई, उ, री। री का कभी कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। ए और ई का जब मेल होता है तो क्या बनता है? ए। एक मात्रा ए की और एक मात्रा ई की, एक और एक मिलकर कितने हो गए? 2। तो ये द्विमात्रिक यानी कौन सा हो गया? दीर्घ। ए और उ मिलकर क्या हो गया? ओ। तो द्विमात्रिक
एक और एक कितने हो गए? 2। ए ओ, ए का वृद्धि रूप क्या होता है? ऐ, और ओ का वृद्धि रूप क्या होता है? औ। तो द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कितने होते हैं? 8। प्लुत त्रिमात्रिक ए अ ई ऊ री ली, और प्लुत अ और प्लुत ई मिलकर क्या हो जाता है? प्लुत ए। प्लुत अ और प्लुत उ मिलकर क्या हो जाएगा? प्लुत ओ। ए का वृद्धि ऐ और ओ का वृद्धि औ। तो प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9। दीर्घ कितने होते हैं? 8। ह्रस्व कितने होते हैं? 5। 5 8 9 कितने हो गए? 22। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वैदिक व्याकरण में कितने स्वर होते हैं? 22। अब देखिए, एक प्रश्नीय बिंदु है, ये जो द्री है ये कभी भी दीर्घ नहीं होता है, परंतु प्लुत इसको आप मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। यानी पाणिनीय शिक्षा में यह कहा गया है कि री प्लुत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि इसको प्लुत मानते हैं तो स्वर कितने होते हैं? 22। और अगर हमने इसको प्लुत नहीं माना तो वैदिक व्याकरण में स्वर कितने हो जाएंगे? 21। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैदिक व्याकरण में स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 21 या 22। 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर, 9 प्लुत स्वर। ली को प्लुत मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा स्वर। अब देखते हैं और कौन से वर्ण होते हैं 63 64 में। नंबर 2 पर आता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण गिने गए हैं 33, जिसमें आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। फिर आता है अंतस्थ, य व र ल। फिर आता है ऊष्म वर्ण, श श स ह। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 25 तो हो गए वर्गीय, 8 हो गए अवर्गीय। कितने हो गए? 33। और स्वर कितने हो गए थे? 21 या 22। इसके बाद देखिए नंबर 3 पर हम लिखते हैं
ए योग वाह वर्ण, ए योग वाह, जिसमें 4 होते हैं। अयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? 4। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 उपधमानीय। उपधमानीय को हम ऐसा लिखते हैं प और फ। नंबर 4 जिह्वा मूल्य। जीवा मूल्य को हम लिखते हैं क और ख। अयोग वाह अनुस्वार, दूसरे नंबर पे आता है विसर्ग, तीसरे पर हम लिख देते हैं उपधमानीय और चौथे पे हम लिख देते हैं जिह्वा मूल्य। अनुस्वार इस तरीके से हम लिखते हैं, विसर्ग इस तरीके से लिखते हैं, उपधमानीय और जिह्वा मूल्य। इसको ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह का नाम होता है महाप्राव, यानी अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग। यदि ये महाप्राव चिन्ह आधा विसर्ग, अर्ध विसर्ग प और फ के पहले लगता है तो ये संपूर्ण इकाई बनकर एक वर्ण बन जाती है जिसका नाम होता है उपधमानीय। और यही आधा विसर्ग क और ख के पहले लगता है तो बनता है जिह्वा मूल्य। क्या नाम बनता है? जिह्वा मूल्य। तो अयोग वाह, अयोग वाह मतलब ये होता है ऐसे वर्ण, वह बोलना, ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण में जुड़े, बिना उच्चारित नहीं किए जाते, वे क्या कहलाते हैं? अयोग वाह। देखिए आप इनको तो फिर भी नहीं जानते हैं क्योंकि ये वैदिक वर्ण है। अनुस्वार, क्या आप स्वतंत्र रूप से अनुस्वार का उच्चारण कर सकते हो क्या? क्या आप स्वतंत्र रूप से विसर्ग को बोल सकते हो क्या? यही अनुस्वार और विसर्ग यदि किसी वर्ण में जुड़ जाते हैं तो हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। देखिए क, इसको क्या बोलेंगे? कंग। इसको क्या बोलेंगे? कह। तो उसी प्रकार से आप देखिए उपधमानीय और जिह्वा मूल्य, इन दोनों वर्णों का वर्तमान लौकिक व्याकरण में किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल और केवल वैदिक व्याकरण में होता था। तो अयोग वाह वर्ण कितने माने गए हैं? 4। अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जिह्वा मूल्य। तो देखिए आप 22 तो हो गए स्वर, इनको 21 भी मान सकते हैं। 33 हो गए व्यंजन, जो कितने हो गए? 55। 55 और 4 कितने हो गए? 59। फिर देखिए नंबर 4 पर यम वर्ण। यम का मतलब क्या होता है? युग्म। युग्म वर्ण, युग्म वर्ण होते हैं 4। युग्म वर्ण कितने होते हैं? 4। यम वर्ण कितने माने गए हैं? 4। कौन कौन से? तो देखिए कुम, खुम, गुम, घुम। कुम, इसको इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। खुम आधा ख ख 2 बार, गुम आधा घ घ और घुम आधा घ घ। यानी वैदिक व्याकरण के अनुसार यदि आधा क, ख, ग, घ कहीं भी हम प्राप्त करते हैं
तो उसको सदैव युग्म में लिखना आवश्यक होता है। जोड़ा युग्म में लिखना आवश्यक होता है। इसमें आपको प्रश्न ये बनता है, निम्न में से कौन सा यम वर्ण है या कौन सा नहीं है। यदि हमें पता है कि शुरुआत के 4 वर्ण यम हैं, तो इनमें से यदि कोई सा पूछता है तो हम बता देते हैं, और इनमें से नहीं होता है तो हम कहते हैं इनमें से कोई सा ही नहीं। तो यम कितने होते हैं? 4। आधा क, आधा ख, आधा ग और आधा घ। फिर देखिए, एक वर्ण होता है द्विस्पृष्ट वर्ण। द्विस्पृष्ट वर्ण कितने होते हैं? 1, जिसको हम लिखते हैं ळ। क्या लिखते हैं? ळ। देखिए, ये जो लय होता है, इस लय का उच्चारण होता है दंत। लय को कहां से उच्चारित किया जाता है? दांत से। इसी लय को दांत और मूर्धा दोनों से एक साथ उच्चारित करते हैं तो हम लय को बोलते हैं ळ। राजस्थानी भाषा में हम नहीं बोलते बादल, बड़। तो ळ वर्ण को दंत और मूर्धा से यदि बोला जाए तो उसका नाम हो जाता है द्विस्पृष्ट वर्ण, 2 जगह से स्पृष्ट होने वाला। यानी इसका उच्चारण स्थान आपको पूछ सकता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार द्विस्पृष्ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत मूर्धा, दंत ओष्ठ, दंत नासिका। तो हम कौन सा करते हैं? दंत और मूर्धा। तो वैदिक व्याकरण के अनुसार आप देख रहे हो ये वर्णों का वर्गीकरण है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह वर्ण, यम वर्ण और द्विस्पृष्ट वर्ण। हमने शुरुआत में देखा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 63 या 64, जिनमें हमने देखा 5 होते हैं ह्रस्व स्वर, 8 होते हैं दीर्घ स्वर, 9 होते हैं प्लुत स्वर। ली को प्लुत मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, यानी स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। 33 होते हैं व्यंजन, तो 22 और 33 कितने हो गए? 55, जो 33 आपके सामने ये रही। 4 अयोगवाह वर्ण होते हैं, यानी ऐसे वर्ण जिनको हम बिना किसी वर्ण में जोड़े बिना उच्चारित नहीं कर सकते। अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय, जीवामूली। 4 यम वर्ण होते हैं जो सदैव युग्म में जोड़े में प्रयुक्त किए जाते हैं। आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ। वेदों में बोला जाता था कुम, खुम, गुम, घुम। और एक होता है द्विस्पृष्ट वर्ण, जिसको बोला जाता है ळ, जिसका उच्चारण दंत और मूर्धा दोनों से एक साथ किया जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 22 और 33 55, 55 और 4 59, 59 और 4 63 और एक ये 64। यदि हम ली को प्लुत नहीं मानते हैं तो वर्णों की संख्या होती है 63, और यदि ली को प्लुत मानते हैं तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 64। इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वर्णों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहली इकाई हम ये जाने कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 63 64। स्वर कितने होते हैं? 21 22। क्यों? ली को प्लुत मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अयोगवाह कितने होते हैं? 4। यम कितने होते हैं? 4। द्विस्पृष्ट कितना होता है? 1। द्विस्पृष्ट का उच्चारण होता है दंत और मूर्धा। इन चारों को कुम, खुम, गुम और घुम। अयोगवाह का मतलब होता है जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण में जोड़े बिना नहीं किया जाता है। तो हमारा पहला बिंदु था वैदिक व्याकरण, उसके अनुसार हमने इन वर्णों का वर्गीकरण देखा है। यह रीट के लिए एक अपने आप में सफलतम टॉपिक माना जाता है, जिसमें अनिवार्य रूप से 100% इसमें से प्रश्न पूछा गया भी है और जाएगा भी, कोई भी हो, रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, क्योंकि संस्कृत जो विषय है वो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो आपका सिलेबस है वो समान है।
क्योंकि संस्कृत कक्षा 6 से प्रारंभ होती है, 5वीं तक कोई भी संस्कृत विषय नहीं होता है। इससे आगे का बिंदु जो भी हमारा वैदिक व्याकरण जो वर्तमान में पढ़ने के बाद हम देखेंगे लौकिक व्याकरण जो अगली कक्षा में इसी प्रकार क्रम से हम इसको पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप सब सुरक्षित रहिए और निगम ऑनलाइन क्लासेस का आप निरंतर रूप से यूं ही अपने निश्चित समय पर अध्ययन कीजिए।